हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने लेसन किया हुआ स्टार्ट अपना एन एम्पायर अक्रॉस 3 कंटिनेंट्स, यानी कि कैसा साम्राज्य है जिसने ये 3 कंटिनेंट्स है। उस कंटिनेंट्स का मैंने आपको नेम बताया था कि कौन कौन से कंटिनेंट में है, और जो ये एम्पायर है वो हमारा रोम एम्पायर है। तो आज हम नेक्स्ट कर रहे हैं द अर्ली एम्पायर। द अर्ली एम्पायर यानी कि आरंभिक साम्राज्य, उसके बारे में हम करेंगे। द रोमन एम्पायर कैन बोल्डली बी डिवाइडेड इनटू 2 फेसेस, कि जो रोमन साम्राज्य था उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। एक था अर्ली और एक था लेट, यानी कि आरंभिक और बाद वाला। अगर मैं हिंदी में बिल्कुल इसका अर्थ आपको बताती हूँ तो पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। डिवाइडेड बाय द 3rd century एज ए सॉर्ट ऑफ हिस्टोरिकल watershed between them. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, द होल पीरियड डाउन टू द मेन पार्ट ऑफ द 3rd century कैन बी कॉल्ड द अर्ली एम्पायर एंड द पीरियड आफ्टर दैट द लेट एम्पायर। कि जो ये लेट और अर्ली में बांटा गया था, तो इसे 3rd century में हम क्या कह सकते हैं, अर्ली एम्पायर यानी कि पूर्ववर्ती साम्राज्य, और दूसरा पीरियड इसके बाद कौन सा शुरू होगा, वो होगा हमारा लेट एम्पायर यानी कि अनुवर्ती साम्राज्य। तो यानी कि रोमन साम्राज्य कितने पार्ट में डिवाइड था, 2 में। कौन कौन से थे, 2, अर्ली और लेट, इन 2 में ये डिवाइड था। ए मेजर डिफरेंस बिटवीन द 2 सुपर पावर। देखो पहले भी ये वर्ड आया है कि 2 महाशक्तियाँ थी, कौन कौन सी थी, रोम और ईरान। ये दो टू सुपर पावर थी। तो मेजर डिफरेंस था इनके बीच में, जो मुख्य डिफरेंस है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। और ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि मेजर डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या है। और ये दोनों के दोनों कहाँ थे, यूरोप महाद्वीप में थे। एंड देयर रिस्पेक्टिव एम्पायर वॉज दैट द रोमन एम्पायर वॉज कल्चरली मच मोर डाइवर्स दैन दैट ऑफ ईरान। जो रोमन साम्राज्य था वो सांस्कृतिक रूप से काफ़ी विविधतापूर्ण था ईरान के अपेक्षा। देखो ये बात पहले भी आई है आपके पास कि जो रोम था उसमें विभिन्न संस्कृति के लोग रहते थे, और ये रोम की डाइवर्सिटी थी, जबकि ईरान में ऐसा नहीं था। ईरान में द पार्थियन एंड लेटर द ससानी द डायनेस्टी दैट रूल्ड ईरान दिस पीरियड। कि ईरान में है ना 2 डायनेस्टी यानी कि 2 वंश थे। कौन कौन से थे, पार्थियन थे। पार्थियन के बाद कौन आते हैं, पार्थियन के बाद आते हैं ससानी। इन्होंने यहाँ पर ईरानियों पर रूल किया था। रूल्ड ओवर ए पॉपुलेशन दैट वॉज लार्जली ईरानी। इन्होंने ईरानियों के ऊपर रूल किया था। रोम में क्या था, फर्स्ट डिफरेंस है ये हमारा, कि कल्चर बहुत ज़्यादा वो था, वहाँ पर डाइवर्सिटी थी, विविधतापूर्ण था। बट इसमें क्या था, ईरान में पार्थियन थे और ससानी थे, ये 2 वंश थे। द रोमन एम्पायर बाय कंट्रास्ट वॉज ए mosaic of territory and culture that very chiefly bound together by a common system of government। यानी कि गवर्नमेंट का एक कॉमन सिस्टम था, उसके द्वारा रोमन साम्राज्य बंधा हुआ था। मैनी लैंग्वेज वर स्पोकन इन द एम्पायर। जो रोम साम्राज्य, इसमें अनेक तरह की भाषाएं बोली जाती थी, अनेक तरह की भाषाएं बोली जाती थी, क्योंकि वहाँ पर अनेक तरह के लोग रहते थे, अलग अलग संस्कृतियों के लोग थे। तो अलग अलग संस्कृतियों के लोग, उनकी अलग अलग लैंग्वेज थी। But for the purpose of administration, Latin and Greek were the most widely used, indeed the only language। परंतु देखो बोली तो अनेक भाषाएं जाती थी, बट प्रशासन के लिए कौन सी भाषा का यूज किया जाता था, तो प्रशासन के लिए लैटिन और ग्रीक, इन 2 लैंग्वेज का यूज किया जाता था। द अपर क्लासेस ऑफ द ईस्ट स्पोक एंड रोट इन Greek, those in the west in Latin, and the boundary between these broad language areas run somewhere across the middle of the Mediterranean between the African province of Tripolitania, जहाँ पर ग्रीक बोली जाती है, साइनिया, जहाँ पर ग्रीक स्पीकिंग की जाती है। ऑल दोज हु लिव्ड इन द एम्पायर वर सब्जेक्ट ऑफ ए सिंगल रूलर द एम्पायर रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे लिव्ड एंड व्हाट लैंग्वेज दे स्पोक। ये कह रहे हैं, देखो इसमें लेटिन और ग्रीक 2 लैंग्वेज का जिक्र आया है।
जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में के लिए बोली जाती थी। फिर उन्होंने बताया कि जो अपर क्लासेस थी वो ईस्ट में कौन सी लैंग्वेज लिखते और बोलते थे, तो वो ग्रीक लिखते थे, और वेस्ट में कौन सी लिखी और बोली जाती थी, तो वो लैटिन का यूज करते थे। इस जगह से इस प्रकार ये दो जगहें बताई हैं कि वेस्ट में अपर क्लासेस ग्रीक बोलती है और ईस्ट में बोलती है और वेस्ट में बोलती है ये लैटिन। फिर हम नेक्स्ट इसमें जो करेंगे कि बहुत सारे तरह तरह के लोग वहाँ रहते थे, अनेक तरह की लैंग्वेज वो बोलते थे, ऐसा था रोमन साम्राज्य। तो हमने यहाँ पर लैंग्वेज के बारे में पढ़ा। अब हम जो करेंगे वो करेंगे हम यहाँ का रूलर, एक रूलर आएगा यानी कि एक शासक है जो कि ऑगस्ट है। द रेगमाइन इस्टब्लिश्ड बाय ऑगस्ट। इस नेम को नोट कर लें, वैसे तो मैंने आपको सारा का सारा क्लास में नोट डाउन करवाया हुआ है, फिर भी कोई बच्चा है तो मैं स्पेशली बोल भी रही हूँ यहाँ पर। तो द फर्स्ट एम्पायर यानी कि ये फर्स्ट शासक था। एम्पायर होता है साम्राज्य, एम्पायर होता है शासक, तो कन्फ्यूज ना हो, मीनिंग को समझें अच्छे से। इन 27 BCE, इस 27 BC को हमने बिल्कुल याद रखना है कि 27 BCE में कौन था रूलर, तो वो रूलर था हमारा ऑगस्ट। वॉज कॉल्ड द प्रिंसिपेट। जो ऑगस्ट शासक आया था उसने अपने लिए एक वर्ड यूज़ किया था प्रिंसिपेट, जब वो शासक बना। इस प्रिंसिपेट का क्या मीनिंग है, ये शासक थे जो क्यों यूज करते थे उसको, तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती हैं। तो यहाँ पर देखो, ऑल दो ऑगस्ट वॉज द सोल रूलर, यानी कि एक छत्र शासक था ये, यानी कि इसके हाथ में थी शक्ति, एंड द ओनली रियल सोर्स ऑफ अथॉरिटी, और जो सारा का सारा अधिकार करने का रियल स्रोत इसी के पास थे। द फ्रिक्शन वॉज केप्ट अलाइव दैट ही वॉज एक्चुअली ओनली द लीडिंग सिटीजन प्रिंसिप इन लैटिन। जो प्रिंसिपेट्स वर्ड है ये लैटिन भाषा के प्रिंसिप से निकला है। ये इसलिए यूज करते थे जिससे कि ये लगे कि ये शासक बहुत अच्छा है, और सेनेट को रिस्पेक्ट देने के लिए ये वर्ड यूज किया जाता था। इससे ये नहीं होता था कि शासक स्वयं ही सब कुछ है, ये कहता था कि सारा का सारा जो सिटीजन लीडिंग है यानी कि नागरिक को लेकर ये चलता था कि मैं भी एक आम नागरिक की तरह हूँ, मैं कोई शासक नहीं। प्रिंसिपेट वर्ड यानी कि एक प्रकार से टाइटल समझ लो प्रिंसिपेट को तुम, कि प्रिंसिपेट वर्ड ये इसलिए यूज करते थे कि मैं एक आम नागरिक की तरह ही हूँ, कोई राजा नहीं हूँ आप लोगों के लिए, तो इस तरह से। और एक सेनेट को रिस्पेक्ट देने के लिए। सेनेट कौन थी अभी आपको बताऊंगी मैं, लेकिन सेनेट वैसे बता देती हूँ कि सेनेट क्या थी। धनी लोगों की एक संस्था होती थी, जो धनी परिवार होते थे, अमीर लोग होते थे, उन परिवारों की मिलकर एक संस्था होती थी, तो उसको सेनेट बोला जाता था। नोट द एब्सोल्यूट रूलर, दिस वॉज डन आउट द रिस्पेक्ट ऑफ द सेनेट। तो ये ऐसा ये सेनेट के सम्मान देने के लिए करते थे। द बॉडी विच हैड कंट्रोल्ड रोम अर्लियर इन द डेज व्हेन इट वॉज ए रिपब्लिक। तो एक गणतंत्र के लिए भी इन सब चीज़ों को यूज़ किया गया है। तो अगस्त एक शासक था और वो 27 BCE में शासक बना था, सोल रूलर था, उसने प्रिंसिपेट वर्ड का यूज़ किया था। प्रिंसिपेट लैटिन भाषा के प्रिंसिप वर्ड से निकला है, जिसका मीनिंग क्या है कि मैं भी एक आम नागरिक की तरह ही हूँ, कोई राजा नहीं हूँ, और सेनेट को रिस्पेक्ट देने के लिए इसका यूज किया गया था। The Senate had existed in Rome for centuries and had been the remained a body representing the aristocracy that is the wealthiest families of Roman। ये कह रहा है कि जो रोम में है ना वेल्थ फैमिली थी, उसको मिलाकर सेनेट बनती थी, जो धनी परिवार थे। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको इधर लेके चलती हूँ, बारे में आपको और भी क्लियर समझ में आएगा। देखो यहाँ से देखो इसको कि जो सेनेट है बॉडी डोमिनेटेड ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वेल्दी फैमिली। तो कौन था सेनेट? वेल्दी ग्रुप, स्मॉल ग्रुप ऑफ ए वेल्दी फैमिली। तो इसके लिए नोबिलिटी इन प्रैक्टिस द रिपब्लिक रिप्रेजेंटेटिव द गवर्नमेंट ऑफ नोबिलिटी। फिर 27 BC की बात आएगी और ऑक्टेवियन राजा बनेगा। आप कहोगे तुम ऑक्टेवियन कौन है? तो जो अगस्त के बारे में मैंने आपको बताया था वो अगस्त, पहले ऑक्टेवियन उसका नाम था, उसके पश्चात जब वो शासक बन गया तो उसने खुद को अगस्त कहा, तो वो अगस्त था।
ये जूलियस सीजर ने अडोप्टेड सन था जूलियस सीजर का, हु लेटर चेंज्ड हिज नेम टू अगस्ट। तो उसने अपना नाम अगस्ट चेंज कर लिया था। इसने जूलियस सीजर को मार कर गद्दी हासिल की थी। तो किसका अडोप्टेड सन था? आपको आ जाता है क्वेश्चन कि इसके ऊपर नोट बनाओ अगस्त के ऊपर। तो इसमें क्या है कि अगस्त का जो शुरू में नाम था वो ऑक्टेवियन था, 27 BC में बना था। जूलियस सीजर का अडोप्टेड सन था ये। इसने अपना नेम चेंज कर लिया था। मेंबरशिप ऑफ द सेनेट वॉज फॉर लाइफ एंड वेल्थ। जो मेंबरशिप का सदस्य होता था वो एक धनी फैमिली से होता था और पद के आधार पर ही होता था, ना कि जन्म के आधार पर। अब नेक्स्ट देखो इसमें, नेक्स्ट टू द एम्पायर एंड सेनेट द अदर की इंस्टीट्यूट्स ऑफ इम्पीरियल रूल वॉज द आर्मी। देखो यहाँ पर दो वर्ड हमने अभी तक पढ़े, एक एम्पायर है और एक सेनेट है। एम्पायर यानी कि एक शासक जिसके बारे में हमने पढ़ा वो था अगस्त। सेनेट मैंने आपको बता दिया, स्मॉल ग्रुप ऑफ वेल्दी फैमिलीज, ये सेनेट थी। और सेनेट के लिए ही रिस्पेक्ट देने के लिए अगस्त ने वो किया था। तो दोनों चीज़ों को आप पढ़ चुके हो। अब नेक्स्ट इसमें कह रहे हैं कि जो वर्ड आएगा ना वो आर्मी आएगा, यानी कि सेना कैसी थी वहाँ पर, उससे रिलेटेड है। Unlike the army of its rival in the Persian Empire, which was a conscript। conscript होता है बलात्पूर्वक, यानी कि जबरदस्ती। जो फारस की सेना थी वो सेना में लोगों को भर्ती बलपूर्वक करती थी। ये नहीं था कि अगर किसी की इच्छा है ही नहीं है तो ऐसा नहीं होता था कि चलो कोई नहीं इसकी इच्छा नहीं है, लेकिन वो ज़बरदस्ती सभी को सेना में भर्ती करते थे। तो ऐसी सेना किसकी थी? फारस की थी। आपसे पूछा जाता है कि जो बलात् भर्ती वाली सेना थी किसकी थी, यानी कि जो कंस्क्रिप्टेड थी वो उसके अंदर था, फारस के अंदर। और रोमन के अंदर कैसे था? द रोमन हैड ए पेड प्रोफेशनल आर्मी वर सोल्जर had to put in a minimum of 25 years of service. Indeed, the extents of a paid army was a distinctive feature of the Roman Empire। यानी कि रोम साम्राज्य में जो इनको ना नगद वेतन दिया जाता था, कि व्यावसायिक सेना होती थी इनकी, उनको सेना के लिए पैसे वो नगद देते थे। यानी कि एक अच्छी भर्ती वाली किसकी थी? तो वो रोमन साम्राज्य की थी। फारस में बलपूर्वक लोगों को भर्ती किया जाता था। Where soldier had to put in a minimum of 25 years of service। यानी कि रोमन साम्राज्य में जो सैनिक सेवा थी वो कितनी उम्र तक करनी पड़ती थी? वो 25 साल तक करनी पड़ती थी। कम से कम 25 साल के तक ये सेवा करनी पड़ती थी आर्मी के अंदर। द एक्सटेंस ऑफ ए पेड आर्मी डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ रोमन, ये उसकी रोमन साम्राज्य की सेना की विशेषताएं थी। द आर्मी वो द लार्जेस्ट सिंगल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी इन द एम्पायर 6 लाख बाय द 4th सेंचुरी। यानी कि जो आर्मी थी उसमें 6 लाख हो गए थे जो सेना थी 4th सेंचुरी के अंदर। एंड इट सर्टेनली हैड टू पावर डिटरमाइन द फेट ऑफ एम्पायर। और इसके आधार पर ही शासक का भाग्य निर्धारित होता था, क्योंकि शासक अकेला कुछ नहीं कर सकता था, सारा कुछ वो आर्मी पर डिपेंडेड था और उसी के आधार पर उसका भाग्य भी निर्धारित होता था। The soldier would constantly agitate for the better wages and service condition। कई बार ये सेना क्या करती कि इनको अच्छा वेतन चाहिए, अच्छी सर्विस चाहिए, तो इसके लिए ये कई बार विद्रोह भी राजा के विरुद्ध कर देती थी। तो यहाँ पर एक वर्ड है ये कंस्क्रिप्टेड, वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ से भी एक बार इसको आप देख लीजिए। आर्मी इज़ वन ऑफ द फोर्सली रिक्वायर्ड मिलिट्री सर्विस इज कंपलसरी। यानी कि जो फारस में सेना थी वो बलात् भर्ती वाली, यानी कि ज़बरदस्ती भर्ती वो सेना की जाती थी। तो इस तरह से थी। दीज एगिटेशन ऑफ्टन टुक द फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस इफ़ द सोल्जर फेल्ट लेट डाउन बाय देयर जनरल्स और इवन द एम्पायर। तो कई बार आर्मी को लगता कि उनको नगद वेतन नहीं दिया जा रहा है, एक उचित वेतन नहीं दिया जा रहा है, उनकी सर्विस कंडीशन नहीं है सही, तो इसके लिए वो शासक के विरुद्ध विद्रोह कर देते थे।
Again, our picture of the Roman army depends largely on the way they were portrayed by historian with senatorial sympathies। तो यहाँ पर एक पिक्चर दिया आपको दिखाई गई है। To sum up the emperor, the autocracy and the army was three main players। देखो यहाँ पर ना 3 प्लेयर्स की बात आई और ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि रोमन साम्राज्य में जो 3 एम्पायर थे वो कौन थे। तो ये 3 एम्पायर, एक तो एम्पायर हो गया, एक आर्टोक्रेसी हो गया यानी कि अभिजात वर्ग जिसको बोलेंगे, शासक, अभिजात वर्ग और सेना। तो ये 3 वर्ड आपने याद रखने हैं, यानी कि एम्पायर, आर्टोक्रेसी और कौन था, आर्मी। तो ये 3 इसमें थे। तो ये 3 वर्ड आप अच्छे से लर्न करोगे। द सक्सेस ऑफ इंडिविजुअल एम्पायर डिपेंडेड ऑन देयर कंट्रोल ऑफ द आर्मी एंड व्हेन द आर्मी वर डिवाइडेड द रिजल्ट यूजुअली वॉज सिविल वार। तो कई बार ये आर्मी क्या होती है, आपस में ही विद्रोह करने लग जाती, तो इनमें गृह युद्ध छिड़ जाता था, एक दूसरे का थोड़ा विरोध करने लग जाते, तो इस तरह से एक सिविल वार इनके अंदर शुरू हो जाता था। वैसे तो देखो सारा का सारा जो भाग्य है एक शासक का वो आर्मी पर डिपेंड करता है, बट कई बार ये आर्मी वाले ही वो कर देते थे। देवांग रोटी गला। तो ये विद्रोह कर देते थे और डिवाइड हो जाते थे और इनमें सिविल वार शुरू भी हो जाता था। टू सम अप, ये तो कर चुके हैं हम। द रिजल्ट यूजुअली वॉज सिविल वार एक्सेप्ट फॉर वन नोटरिशियर ईयर 69 CE की बात आ गई। अब पहले हमने 27 CE को पढ़ा था। व्हेन द एम्पायर माउंटेड द थ्रोन ऑफ क्विक सक्सेशन। तो इस तरह से लगातार जो सक्सेशन यानी कि उत्तराधिकार का नियम फिर चला। द फर्स्ट 2 सेंचुरी वर ऑन द होल फ्री फ्रॉम, की पहली और जो दूसरी शताब्दी थी उसमें किसी प्रकार का कोई गृह युद्ध नहीं था, वो एक शांति का काल था। और ये शांति का काल है ना, किसके साम्राज्य को कहा जाता है, तो ये शांति का काल कहा जाता है, अगस्त के शासनकाल को कहा जाता है। Succession of the throne was based as far as possible on family descent, either natural or adoptive, and even the army was strongly wedded to the principle। फॉर एग्जाम्पल टिबेरियस, यानी कि अब जो शासक आएगा 14 to 37 वो कौन आएगा, टिबेरियस। द सेकेंड इन द लॉन्ग लाइन ऑफ रोमन एम्पायर वॉज नॉट द नेचुरल सन ऑफ अगस्ट, कि ये अगस्त का एक नेचुरल सन नहीं था, यानी कि उसका बेटा नहीं था, लेकिन इसने प्रिंसिपेट वर्ड को यूज़ किया था, इसलिए अगस्त ने सोचा कि इसने भी प्रिंसिपेट वर्ड का यूज़ किया है तो क्यों ना मैं इसको ही गोद ले लूँ। तो इसने इसको मतलब गोद ले लिया एक प्रकार से और जिसको शासक बनाया गया टिबेरियस को। टिबेरियस भी एक अच्छा शासक था, एक महान शक्तिशाली शासक रहा है। द ओनली मेजर कैंपेन्स ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ, फिर उसके बाद ट्राजन आता है। ट्राजन के बाद के जो उत्तराधिकारी हैं वो कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं होते, क्योंकि उसके जो शासक हैं वो अच्छी तरह से शासन इसके बाद नहीं करते, ट्राजन के बाद, क्योंकि इसमें रोमन साम्राज्य में बहुत सारे शासक आते हैं, उसके बाद भी आगे आएंगे शासक इसमें, लेकिन अभी तक हमने अगस्त को पढ़ा है, टिबेरियस को पढ़ा है कि अगस्त भी जूलियस सीजर ने अडॉप्ट किया था और इसने किसको किया था, अगस्त ने, तो इसने टिबेरियस को किया था। एक हमने 3 वर्ड इसमें याद रखने हैं कि 3 प्लेयर कौन कौन से थे, आर्मी थी, आर्टिस्क्रेसी था और एम्पायर था। तो ये 3 इसमें खिलाड़ी यानी कि प्लेयर थे। तो आपने अगस्त के बारे में बिल्कुल अच्छे से लर्न करना है, अगस्त कौन था, किस तरह से था, इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ऑक्टेवियन नाम किसका था, तो अगस्त का था। किसका अडॉप्टेड सन था, जूलियस सीजर का था। फिर इसने किसको, इसके बाद कौन राजा बनता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। आप एक एक क्वेश्चन को जब भी रीड करो ना, जिस तरह से मैं आपको करवा रही हूँ वैसे ही आप भी क्वेश्चन करें और ख़ुद से ही आंसर करें, तो ईजिली आपको लर्न हो जाएगा। क्योंकि +1 की जो हिस्ट्री है वो वर्ड हिस्ट्री है, थोड़ा सा आपको रहता है कि कैसे कैसे नाम है, बट कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक तो बार रिवीजन करोगे बिल्कुल अच्छे से आपको लर्न हो जाएगा। तो बार बार इसको रीड करें
और ईज़िली आपको, क्योंकि एक स्टोरी वाइज ही जब हम लर्न करते हैं किसी चीज़ को तब वो ईज़िली लर्न हो जाती है। तो स्टोरी के अकॉर्डिंग आप इसे करेंगे। पहले कौन शासक आया, अगस्त, अगस्त के बाद कौन आता है, अगस्त कौन था, तो इस तरह से। और जो ये अगस्त है, इसको याद करने का एक तरीका मैं आपको बता देती हूँ। ये अगस्त जो महीना है अपना, ये इसके नाम पर ही है, क्योंकि जो अगस्त का महीना दिया है हमें वो अगस्त ने दिया है। तो आपको अगस्त से अगस्त लर्न रहेगा। तो तब तक के लिए ओके, आप अच्छे से लर्न करें।